Good morning, my dear student. If you remember my previous class, where I am discussing about your chapter, making of the national movement from 1817 to 1947, where we read in the topic the emergence of nationalism, that the nationalism idea, राष्ट्रवाद का विचार कैसे भारतीयों के मन में आया। हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ, यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये देश किसका है, इस देश की वस्तुएं किसकी हैं, रिसोर्स किसका है, और फिर इस देश के इन रिसोर्स का यूज कौन कर रहा है, तब यहाँ के लोगों को ये बात समझ में आई कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं वो यहाँ के लोगों की है। और यहाँ के लोगों का अर्थ उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ऑब्वियसली इन इंडिया देयर वर दैट सो मेनी डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, creed, gender, caste, class, religion, language, dress and etc. बहुत सारी चीजें। But the people who lived in India is actual citizen of this country, and the resource which is here, the first right of their own peoples, यहाँ के रिसोर्स पे उनका अधिकार है। और इसी विचार को लेकर के लोगों ने ब्रिटिश शक्तियों का विरोध किया। ब्रिटिश शासन ने जो एक्सप्लॉयटेशन की थी भारत की, उनके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई। कहते हैं ये आवाज कैसे डेवलप हुई। 1850 टू 1817 में ऐसे कई सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बने। मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इस तरह के तमाम सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बने जिन लोगों ने ब्रिटिश रूल का किसी न किसी रूप में विरोध किया या अपने अधिकारों के लिए मांग की। इनका मानना था कि भारत के लोगों को सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन की मीनिंग क्या थी? मैंने आपसे कहा था कि सॉवरेन की मीनिंग होता है कि विदाउट एनी आउट इंटरफेरेंस यू कैन यूज योर राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। आप अपने राजनीतिक अधिकार, अपने धार्मिक अधिकार, अपने सभी अधिकारों को यूज कर सकें जिसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। तो ये लोग मानते थे कि भारत को सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेनिटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भरी। और जितने भी एसोसिएशन बन रहे थे 1870-80 के डिकेड्स में काफी एसोसिएशन बने। इनका नेतृत्व करने वाला भारतीय समाज का प्रबुद्ध वर्ग था। लॉयर्स थे, वकील थे, इन्होंने अपनी बातों को लॉजिकली रखा और उन्होंने पुरानी परंपराओं, पुराने शासन का विरोध किया। पुरानी परंपरा इट मीन्स नॉट द नेटिव ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा इट मीन्स द ब्रिटिश ट्रेडिशन जो भारत में उसमें चल रही थी पिछले 100 सालों से। दे अपोज्ड दैट, उसका इन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि भारत को भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारत का शासन भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, भारत के लोग अपने लिए निर्णय लें, इनकी अपनी गवर्नमेंट हो। इस तरह की सोच का विकास हुआ और यही सोच भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया। I have already told you that there were the various political associations working on the different part of India, but their main statement is equal. But their main statement was equal. What was their main statement? कि what we are doing, हम जो कर रहे हैं, that for our national people, that for our
कंट्रीज पीपुल, अपने देश के लोगों के लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये देश कह रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट देते थे। कुल मिलाकर अब भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक पथ मिल चुका था और यहां से ये विरोध दिखाई देता है। वी हैव ऑल डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, next paragraph. The next paragraph is the dissatisfaction, dissatisfaction with British rule intensified the 1817 and 1880s. कुछ बड़ा असंतोष 1870s और 1880 की डिकेड्स के बीच दिखाई देता है। ये बड़ा विरोध क्या था? पहला कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया और ये आर्म्स एक्ट में क्लियर था कि भारतीय अपने पास किसी भी प्रकार का वेपन्स नहीं रख सकते। इंडियंस हैव नो राइट टू हैव एनी वेपन्स। एंड सेकेंड, ब्रिटिशर्स tried to shut the mouth of the Indians newspapers and journals. भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने के लिए जो दूसरा आर्टिकल लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। According to vernacular press act, that if any press publish news, I mean to say that any press publish news against British rule, that press would be seized. अगर कोई भी प्रेस ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाता है, कुछ कहता है, कुछ लिखता है, तो उसके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई करके उस प्रेस को लोग क्या करते थे? सीज कर देते थे। दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट, I mean to say that in the same year the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of the newspapers, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempted by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trials of British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judge in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were emerged. The event highlighted the racial attitudes to British in India. The third important incident happened during that time when the Indian governor was Ripon. Ripon passed Ilbert Bill. According to Ilbert Bill, the Indian judge have same right. किसके बराबर? ब्रिटिश जज के बराबर। कहता है कि भारतीय जो जज होंगे, भारतीय जज भी ब्रिटिश जज के बराबर ही अपनी हैसियत रखेंगे। इसका विरोध हुआ। अंग्रेज जजों ने कहा कि भारतीय को हमारे बराबर जज बनाकर अधिकार देना कहीं से भी सही नहीं है और इल्बर्ट बिल पास नहीं कर सकी गवर्नमेंट। इल्बर्ट बिल गिर गया और यहां से ये बात भी भारतीयों के मन में तीव्र असंतोष और कुंठा व्याप्त की। अब लोग समझ गए थे कि भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने कभी भी इक्वल राइट्स की बात नहीं की।
आई एम टेलिंग दैट 1870 और 1880 की डिकेड्स में ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में जो आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास किसी भी प्रकार का वेपन रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया, और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया 1878 में, जिसमें सरकार की आलोचना करने के लिए जो प्रेस अगर चाहे तो उसे चुप कराने के लिए, कोई भी प्रेस यदि सरकार की नीतियों का विरोध करता है, सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट अपने पेपर में लिखता है, तो उसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। इस कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस बिल में यह प्रोविजन था कि जो भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों को यह बात पता चली तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, और अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने अपना यह बिल वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना में भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था, और यहां से अब पढ़े लिखे जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिससेटिस्फिकेशन, जो असंतोष था, they were totally dissatisfied with the British rules. They felt that they were cheated by them. British government not ready to give him their rights. उनके अधिकार देने की बात नहीं की, क्योंकि इल्बर्ट बिल से क्लियर था कि जब इल्बर्ट बिल में यह कहा गया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के ऊपर मुकदमे चला सकते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध ब्रिटिश जजों ने किया कि क्या अब ये काले लोग या असभ्य लोग हमें दंड देंगे, हमें पनिश करेंगे। इस तरह की विचारधारा ने भारतीयों की आंखें खोली, भारतीयों को नेशनलिज्म की तरफ प्रमोट किया। और फिर अब यहां से जो पढ़े लिखे भारतीय कि एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस हुई। सभी लोगों को, सभी भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये चिटपिट छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन की जगह एक ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एसोसिएशन होना चाहिए। 1880 से ही ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी, परंतु जब इल्बर्ट बिल विधेयक ने इसे और ज्यादा बल कर दिया, जब इल्बर्ट बिल पास नहीं हुआ तो 1885 में देश भर में 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने बंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और यहीं पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अखिल भारतीय एसोसिएशन के रूप में आई थी, स्थापित हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र और आर.सी. दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर जैसे बहुत सारे लोग थे। प्राय बंबई और कलकत्ता के ही ये लोग थे, सिर्फ 2 जगह से ये लोग थे, लेकिन इन्होंने एक राष्ट्रीय एसोसिएशन बनाया। ब्रिटिश संसद कह रहा है कि यद्यपि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल बंबई और कलकत्ता के लोग ही थे, दादा भाई नौरोजी एक व्यापारी थे, व्यवसायी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ वो एक प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे
और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कांग्रेस है क्यों बनी, कांग्रेस के बनने के पीछे का कारण क्या था, कांग्रेस किसके लिए बोल रही थी। तो जनवरी 1886 द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर में एक बात लिखी गई कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देती है। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से, प्रेसिडेंट की हैसियत से कांग्रेस के संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि यह भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी हुई है। यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। बदरुद्दीन तैयब जी ने यह बात कही। तो इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो जाती है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और कांग्रेस जिन चीजों को बना रहा था, स्थापित कर रहा था, उसके पीछे का मेन एम क्या था। ये भारतीयों के द्वारा सोची समझी एक प्लान था ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल का विरोध करने का। आई एम टेलिंग यू, सपोज द नीड फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन of educated Indians had been failed since 1880s, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. Subramaniam Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. Naroji was a businessman and publicist, settled in London, and for a time member of the British Parliament. They guided the young nationalists. A retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together. What I told you that who did the Congress seek to speak for? कांग्रेस किसके लिए बात कर रही थी? Newspaper Indian Mirror wrote in January 1886, the first National Congress Bombay includes of all parliament for all country and will lead to the good of inconvenienceable the magnitude for our countrymen. Badruddin Tayyab ji addresses the Congress as a president in 1887. Thus, the Congress is composed of the representatives not of any one class or community of India, but all the different communities of India. दादा भाई नौरोजी कह रहे थे कि जो चीजें भारत के लोग हैं, भारत में जिन चीजों का विकास है, जो चीजें चल रही हैं, उसके पीछे जो कांग्रेस बन रही है, ये कांग्रेस किसी एक आदमी का नेतृत्व करने वाली संस्था नहीं है. इट वॉज नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन्स एसोसिएशन, एक व्यक्ति विशेष का ये एसोसिएशन नहीं है, बल्कि कांग्रेस में देश के विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित हैं. बहुत सारे लोग से मिलकर कांग्रेस का निर्माण हुआ है. ये बातें वो कह रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट. आई एम टेलिंग यू कि एक पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है.
पूरा का पूरा बदलाव हो रहा है। अब भारतीयों के अंदर एक जागरूकता आ रही है। भारतीयों ने एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया कांग्रेस के नाम से। इस संगठन में बहुत सारे लोग ने अपना रोल, इंपॉर्टेंट पार्ट निभाए। और एक संस्था जो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए बनी, कांग्रेस कहलाई। अ नेशन इन द मेकिंग, द नेक्स्ट टॉपिक, अ नेशन इन द मेकिंग। A nation in the making. राष्ट्र का निर्माण, या इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करें तो कहता है कि अ नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। ये उभरता हुआ राष्ट्र की बात कर रहा है। कहता है अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले जो आपने पढ़ा, जो पहले 20 सालों के में जो कांग्रेस ने अपने उद्देश्य और अपने तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्ग की पार्टी बनी रही, मीडियम पथ को फॉलो करती थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का ये डिमांड थी कि विधान परिषदों में भारतीयों को और ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों का ज्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए, और इस काम के लिए उसे मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित किया जाए। मतलब अब भारतीय इस शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर, ब्रिटिश अफसर भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ के धन, यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के स्टेट कुछ हद तक भारत में रुकने लगेंगे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट निरस्त किया जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रत्येक नागरिक को मिले। अब टोटल जो इंडियन सिनेरियो था वो बदल रहा था। ये बदलाव, नेशन मेकिंग को जब आप देखेंगे, एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में जब समझने का प्रयास करेंगे, तब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। What I am telling you that कि it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in the objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. What I am telling that in the starting phase of the Congress, when it was established, their main demand that they asked for the British officials, the British imperial rulers, that they gave some relaxation for the Indians in civil services, in government jobs, in the all types of institutions, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, वहां पे कांग्रेस चाहती थी कि इनको क्या मिले, कुछ छूट मिले, भारतीयों को कुछ अधिकार मिले। They also demanded that Indians, number of Indians, that should be increased in Central Legislative Assembly and State Legislative Assembly both. Except it,
they demanded that Governor General have to consider in their council that Indian members should be there, कि ब्रिटिश काउंसिल में भी इंडियन जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया जाए। ये अभी इनकी डिमांड लिबरल में थी, मीडियम पद पे थी। What I am telling that it has often been said that Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and the administration. It wanted the legislative council to be made more respective, given more power, and introduced in the provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high position in the government. For this purpose, it called for civil services examination to be held in India as well, not just in London. The demand for Indianization of the administrations was part of the movement against the races, since most important jobs at time were the monopolized by white men. कहता है कि यहाँ पे आपने क्या देखा, कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस ये भी डिमांड कर रही थी कि सिविल परीक्षाओं का आयोजन अब कहाँ हो, भारत में हो, भारत में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, परीक्षाएं हो। कहता है ऑफिशियल्स एंड द ब्रिटिश जनरली assume that the Indians could not be given position to responsibility. British officials, they felt that British generally, they assumed that Indians could not be given positions of the responsibility, since British officials were sending a major part of their large salary home. If the administration would be Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. And other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. It was demand of the Congress by the British rulers. Here one word, repeal. What is the meaning of repeal? Repeal, it means to undo law, to officially end the validity of something such as law. क्या मतलब हुआ? रिपील इट मीन्स निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर दी जाए तो इसे रिपील कहते हैं। टू अंडू लॉ मतलब क्या किया गया? अंडू, अब वो एक्ट में नहीं है, समाप्त हो गई। तो इंडियंस ने डिमांड किया किस चीज के लिए? द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1878 in the period of लॉर्ड लिटन के समय जो कानून पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, ये पूरी तरीके से क्या था? विरोधी था, भारतीयों के हित के अगेंस्ट था। तो यहां पे एक चीज पूरी दिखाई दे रही है, पूरी श्रृंखला आपको मिल रही है कि अब भारतीयों के अंदर अवेयरनेस धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी और वो लोग अब अपने डिमांड को एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के थ्रू डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स से। एक तरफ जहां वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की छूट मांग रहे थे, आर्म्स एक्ट को खत्म करके भारतीयों को भी आर्म्स अपने पास रखने की छूट चाहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और स्टेट लेजिस्लेटिव में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे। ब्रिटिश इंपीरियल रूल में जो
जॉब्स थे, गवर्नमेंट जॉब, उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए कह रहे थे। साथ ही साथ सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो परीक्षाएं लंदन में आयोजित होती थी, उसको भारत में आयोजित करने की बात कह रहे थे। तो इस तरीके से एक बड़ा अवेयरनेस के थ्रू ही वो इन सारी चीजों को मांग रहे थे। तो अब इन चीजों के साथ साथ हम इनके आगे कुछ और बिंदु पे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट मीनिंग एंड द मेन एम ऑफ द कांग्रेस। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।